हाथरस कांड में अब तक की सबसे बड़ी खबर, हाथरस कांड का नक्सल कनेक्शन सामने आया। एक महिला जो पीड़ित के घर में नकली भाभी बनकर रह रही थी, अब एसआईटी और पुलिस को उसकी तलाश है। आरोप है कि इसी महिला ने पीड़ित के घर में रहकर घटना के बाद परिवार को भड़काने की साजिश रची। एसआईटी के मुताबिक पीड़ित के घर में भाभी बनकर रह रही ये महिला नक्सली है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। पीड़ित परिवार को भड़काने की आरोपी ये नक्सली महिला घटना के 2 दिन बाद यानी 16 सितंबर को ही पीड़ित के घर पहुंच गई और वहां ये 22 सितंबर तक रही। एसआईटी को इस नक्सली महिला के बारे में तब पता चला जब उसने पीड़ित की असली भाभी की कॉल डिटेल खंगाली। कॉल डिटेल से सामने आया कि पीड़ित की असली भाभी इस महिला से लगातार बात करती थी और अब एसआईटी मध्य प्रदेश की इस महिला नक्सली के करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि परिवार के लोगों से जब ये सवाल पूछा गया कि किस तरीके से वो उसे जानते हैं, तो उनका कहना है कि दूर के रिश्तेदार है। अब कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्या किसी दबाव में परिवार ये बयान दे रहा है या परिवार का कोई कनेक्शन इस महिला से रहा जो 16 से 22 सितंबर के दरमियान वहां रहती है, कई बार टीवी के सामने आकर बयान भी देती है। आखिरकार ये नकली भाभी जब हत्थे चढ़ेगी पुलिस की तब चीजें क्लियर होंगी, साफ होंगी। लेकिन आपको बता दें, इस महिला से लगातार जो पीड़िता की भाभी है उसकी बात होती थी। कॉल डिटेल सामने आई है। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी अजीत, देखिए, परिवार वाले फिलहाल खुलकर इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, बच रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ कई खड़े हो रहे हैं कि क्या कोई दबाव में परिवार ये बयान दे रहा है या उसे अपनी भाभी बता रहा है, उसका परिवार का सदस्य बता रहा है, या कोई कनेक्शन सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी तक परिवार की तरफ से सीधे तौर पर इनकार किया जा रहा है और कुछ बताया नहीं जा रहा है। तो जो अभी तक तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं इस महिला का बड़ा कनेक्शन। इसकी एक फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें वो परिवार के बीच में बैठी हुई है। तो निश्चित तौर पर एसआईटी को जो सबूत मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, पीड़ित परिवार से जो पूछताछ हुई है, जो और लोगों से पूछताछ हुई, उसमें इस पीएचडी होल्डर महिला की तलाश है जो जबलपुर के आसपास की रहने वाली है। हालांकि गृह विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी हमको एंगल मिला, हम इसकी और बड़े बृहद तरीके से इसकी हम जांच करेंगे जिससे कोई भी इसमें बचे न। अगर नक्सल ठीक है अजीत, मैं रोक रही हूँ आपको। अमित के साथ इस वक्त कोई मौजूद है, सीधे रोक अमित का। अमित जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम सुबह से ही अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि यूपी सरकार ने पहले ही कह दिया था कि हाथरस मामले में एक बड़ी साजिश है और जिस तरीके से एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। मैं पीड़ित परिवार से जाकर नकली भाभी, असली भाभी के बारे में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मेरे साथ इस वक्त आरोपी रामू जो है, उनका भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ये बताइए, जिस दिन घटना हुई थी उस दिन आपका भाई कहाँ था, जो कि अभी अलीगढ़ जेल में बंद है? वो आरोपी है रामू जिसका नाम है, वो दूध की डेयरी पे काम कर रहा था। कहाँ पे था? दूध की डेयरी है कहाँ पे? ये चंदपा से आधा किलोमीटर आगे, आगरा रोड पर। गिरफ्तारी 26 तारीख को हुई थी आपके भाई की। जब आपके भाई का इस पूरे मामले में नाम आया तो आपने बोला नहीं कि आपके भाई जो हैं घटना वाले दिन तो थे ही नहीं? बोला तो था, सबसे बोला था। ऐसा था कि रामू को पुलिस उठा के ले गई थी 16 तारीख को, 17, 18, 19 को छोड़ दिया था, फिर वो 26 को गया दोबारा। अच्छा, दोबारा उसकी गिरफ्तारी, पहले गिरफ्तारी 16 तारीख को हुई थी, 19 को छोड़ दिया था, फिर दोबारा 26 तारीख को गिरफ्तार किया। हाँ, नाम नहीं था ना उसका पहले, ये तो बाद में नाम आए हैं 3 लोगों के। तो लवकुश, रामू और रवि के ये बाद में आए हैं। तो फिलहाल जो है आप लोग पंचायत कर रहे थे, एक तरफ गांव के कुछ लोग, एसआईटी की टीम से कोई बातचीत हुई, कोई नोटिस आया एसआईटी की टीम से? एसआईटी की टीम ने आप लोगों से कोई संपर्क किया अभी तक? ये मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं तो खेत पे रहता हूँ। आए होंगे तो घर पे आए होंगे। आए होंगे तो घर पे। छोटू कौन है ये बताइए, क्योंकि छोटू का नाम बार बार आ रहा है कि वही गया था पीड़ित के भाई को लेकर, बुला के लेकर आया। छोटू का घर है गांव में ही, उसी के खेत का वो है मैटर है ये, छोटू के खेत का ही। तो छोटू की हाँ सुनाई है कि छोटू गया था, छोटू लवकुश को और लवकुश की मम्मी को बुला के लाया अपने खेत में से। लवकुश ने पानी पिलाया उसे। ओमकार सिंह भी उस वक्त वहीं पे मौजूद थे? ओमकार सिंह का भी खेत थोड़ा आगे है, रोड के दूसरी तरफ है। हाँ, थोड़ा आगे है उससे। हाँ, तो वो भी थे वहाँ पे मौजूद? अब ये मैं ही नहीं था तो मैं कैसे बता दूं कि वो मौजूद थे, वो नहीं थे। लेकिन आपके भाई नहीं थे? हाँ, ये है कि आप दावा कर रहे हैं कि आपके भाई नहीं थे? नहीं थे, वो तो वहाँ दूध के बाद काम कर रहा था। चिट्ठी आप लोगों ने एसपी को लिखी, जिले के एसपी को, कि फिर से जांच हो, आज रिक्रिएशन भी होने वाला, कोई संपर्क किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से आप लोगों को? नहीं, जांच तो होनी चाहिए। जांच की तो हम आज भी कह रहे हैं, कोई सी जांच हो, वो सब जांच होनी चाहिए, जब तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा।
अर्पिता, दूध का दूध पानी का पानी होने की बात कीजिए। एक तस्वीर मैं आपको दोबारा एक तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए, ये गांव के दूसरे छोर की तस्वीर है और इसी तरीके से यूपी पुलिस, पीएससी के जवान जो गांव के चप्पे चप्पे पर तैनात है। जो यूपी सरकार बार बार कह रही है, जो एसआईटी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में फंडिंग हुई है, नक्सल कनेक्शन है और इस वजह से तनाव को बढ़ाने की कोशिश की गई है, किसी भी तरीके से सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और इसी वजह से जो है राज्य सरकार ने जो है सीबीआई जांच की सिफारिश की है। हालांकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। एसआईटी अभी जांच कर रही है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में एसआईटी भी की जांच के बाद सीबीआई भी जांच करने लगेगी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था, सवाल पूछा था यूपी सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर, तो पीड़ित परिवार की सुरक्षा के साथ साथ गांव के चप्पे चप्पे पर इस वक्त यूपी पुलिस और पीएससी के जवान तैनात है। तो वहीं जो आरोपी पक्ष है, जो लोग न्यूज़ 18 ने पीड़ित की असली भाभी से भी बात की और उनकी आवाज इस ऑडियो की आवाज से एकदम अलग है। इस वक्त जो है यूपी पुलिस पीड़िता के गांव में, पीड़िता के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब के साथ मौजूद है, उनकी सुरक्षा में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये पीड़िता की भाभी हैं और ये महिला पुलिस हैं जो कि लगाई गई हैं इनकी भाभी की सुरक्षा के लिए। इनकी भाभी कहीं भी जाएंगी पीड़िता की तो उनके साथ ये जाएंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो एसआईटी की टीम जाँच कर रही थी वो आगे क्या क्या सवाल पूछी थी? जो कुछ हुआ है, घटना घटी है, उसी के बारे में पूछा उन्होंने। कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब। आपको पता है जो 60 दिन था कि एसआईटी टीम को 7 दिन में अपना जवाब दायर करना है, अब उसका समय सीमा बढ़ा के 10 दिन कर दिया गया। ये मेरे को नहीं मालूम। ये जानकारी है आपको कि गांव का जो एक गुट है लगातार पंचायत कर रहा है, लगातार ये कह रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पक्ष में वो लोग कह रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग सीबीआई जांच से, नार्को से क्यों भाग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। जो पंचायत में होगा वो चीज़ थोड़ी वो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। जो कोर्ट से ऑर्डर होगा वो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो कोर्ट से ऑर्डर होगा उसी पे तो नार्को टेस्ट के लिए भी आप लोग कोर्ट में जाएंगे? हाँ, अगर ऐसा कुछ वहाँ से ऑर्डर मिलता है तो हम लोग राजी हैं और पंचायत वाली कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। ये आपको क्यों लगता है कि ये जो पंचायत हो रही है आप लोग के विरोध में? इससे पहले भी क्या पंचायत हुई थी? अब जब मतलब हमारे घर पे इतना सब कुछ हुआ तब तो कोई भी नहीं आया, किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। अब कहाँ से सवाल उठ रहे हैं, क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है हम लोगों के साथ में? आप लोगों की मांग क्या है? कुछ भी मांग नहीं है, हम लोगों को न्याय चाहिए बस। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस का पीड़ित परिवार नकली भाभी पर बोलने को तैयार नहीं है। नकली भाभी पर पीड़ित परिवार ने चुप्पी साध ली और वो इस महिला के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हमारे सहयोगी अमित ने उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल कोई दूर की रिश्तेदार है, लेकिन वो कैसा रिश्ता था इस पर खुलकर कोई नहीं बोल रहा है। हाथरस कांड में बड़ा पर्दाफाश होने के बाद अब यूपी पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क करेगी। हाथरस की पीड़ित के घर में नकली भाभी बनकर एक महिला रह रही थी, जिसका पर्दाफाश होने के बाद हड़कंप मच गया। नकली भाभी बनकर रहने वाली ये महिला घटना के 2 दिन बाद ही हाथरस पहुंच गई, जहां उसने पीड़ित परिवार को भड़काने का काम किया। और ये महिला 16 से 22 सितंबर तक पीड़ित के घर रही, जिसके नक्सलियों से संबंध होने के सुराग मिले हैं। नक्सलियों से संबंध रखने वाली ये महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है, जिसके बाद अब यूपी पुलिस मध्य प्रदेश के संपर्क करेगी, मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क करेगी, जिससे हाथरस कांड की साजिश रखने वाली इस महिला को जल्द पकड़ा जा सकता है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ। मनोज, कब तक यूपी पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस से बात कर सकती है और जांच में सहयोग मांग सकती है? अर्पिता, आप तो मध्य प्रदेश की पुलिस तो तैयार बैठी है, क्योंकि एसपी जब सिद्धार्थ बहुगुणा एसपी है जबलपुर के, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि अगर इस तरह का कोई नक्सली कनेक्शन है, कोई अर्बन नक्सलाइट है या कोई ऐसी महिला है जो जबलपुर या उसके आसपास रहती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि डिंडोरी, मंडला, सिवनी, लखनादौन और इसके अलावा बालाघाट, जबलपुर के आसपास के ऐसे कई जिले हैं जिनमें नक्सली मूवमेंट पहले सामने आते रहे हैं। और अगर ऐसी कोई महिला जो कि नक्सल कनेक्शन रखती है और उस कनेक्शन को रखने के बाद वो
16 से 22 तारीख तक नकली भाभी बनकर हाथरस में रही है, तो ये पूरे मामले का एक बड़ा पहलू है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि सारा एक साजिश थी और पूरी तरह से कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कराने की ये साजिश रची जा रही थी, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अर्पिता, मध्य प्रदेश की पुलिस का कहना है कि कोई भी नक्सल कनेक्शन हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से उनको जो भी ब्यौरा दिया जाएगा, जो नकली भाभी जैसे बताया जा रहा है, अगर वो जबलपुर की रहने वाली है, उसके बारे में जो भी बातचीत की जाएगी, तो पूरी जांच में जो सहयोग है मध्य प्रदेश की पुलिस की तरफ से होगा। और अभी इस तरह की सूचना मिलने के बाद अपने स्तर पर अनऑफिशियली जैसे कहते हैं, और मध्य प्रदेश की पुलिस भी जानने की कोशिश में है कि ऐसी कौन सी नकली भाभी है जो जबलपुर से हाथरस तक बाकायदा इस घटना के दौरान पहुंची थी। ठीक है मनोज, रहिए आप हमारे साथ। हाथरस कांड में नक्सल कनेक्शन सामने आया। एक महिला जो पीड़ित के घर में नकली भाभी बनकर रह रही थी, जिसके बाद से पुलिस और एसआईटी इस नकली भाभी की तलाश में जुट गई, जिसके तार नक्सलियों से बताए जा रहे हैं। हाथरस कांड में पर्दाफाश हुआ कि ये महिला नकली भाभी बनकर पीड़ित के घर पर रह रही थी, और यह भी बताया गया कि घटना के 2 दिन बाद ही महिला पीड़ित के घर पहुंची थी, और यह महिला 16 से 22 सितंबर तक पीड़ित के घर रही थी। इस महिला ने खुद को पीड़ित की भाभी बताया, जिस पर हाथरस कांड में साजिश रचने का आरोप है। और यही नहीं, नक्सलियों से संबंध रखने वाली इस महिला ने पीड़ित परिवार के लोगों को भड़काने का काम किया था। पीड़ित परिवार को भड़काने वाली ये महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है, जो घूंघट ओढ़कर पुलिस से बातचीत करती थी। हाथरस कांड की जांच कर रही एसआईटी को कॉल डिटेल्स में अहम सुराग लगे हैं, जिसके बाद से महिला और उसके करीबियों की एसआईटी को तलाश है। यानी अनुराग, कितनी बड़ी साजिश ये रची जा रही थी कि आप देखिए, वहां घटना के 2 दिन बाद पहुंच जाते हैं और घूंघट ओढ़कर आप न सिर्फ मीडिया वालों को, आप पुलिस वालों को भी बयान दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक की 14 तारीख को घटना होती है और 16 तारीख को ही वहां पर पहुंच जाती है ये महिला। इसका मतलब कि एक बहुत ही स्ट्रांग नेटवर्क इन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ है लोकल लेवल पर, जिसकी वजह से कि सूचना इनके पास पहुंची और तुरंत 2 दिन के अंदर वहां पर ये महिला पहुंच भी गई, परिवार को कन्विंस किया और वहां पर रहना शुरू कर दिया। दूसरा ये कि इस महिला का नेटवर्क आखिर किस तरीके का है या दबाव किस तरीके का था कि परिवार ने इसको अपने साथ रहने के लिए अलाउ कर दिया। कोई भी परिवार किसी अनजान महिला को अपने साथ 1 सप्ताह रहने के लिए अलाउ नहीं करेगा, और अगर अलाउ करेगा भी तो अपने आप को गवर्न करना अलाउ नहीं करेगा कि क्या बयान देना है, किस तरीके से देना है, पुलिस के सामने भी पुलिस पर सवाल उठाना, तमाम चीजें करना, वो ये महिला वहां पर रहते हुए कर रही थी और मीडिया में बयान भी दे रही थी कई बार। तो ये अपने आप में एसआईटी के लिए जांच का विषय है, जिसमें एसआईटी लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि फोन कॉल जो असली भाभी है उसके फोन कॉल से के रिकॉर्ड से तो ये खुलासा हुआ है कि ये नकली भाभी जो है ये पूरी साजिश रच रही थी वहां पर परिवार के साथ रहते हुए। अब जो जिस नंबर पर बात हो रही थी इस नकली भाभी से, उस नंबर के भी आगे चेन तलाशे जा रहे हैं कि उस नंबर से किन किन लोगों का संपर्क हुआ, किन किन लोगों के कांटेक्ट में ये नकली भाभी, जिसके नक्सली होने का फिलहाल शक जताया जा रहा है, एसआईटी बता रही है कि नक्सली कनेक्शन है उसका, उसके किन लोगों से बात हो रही थी, उसकी फंडिंग कहां से हो रही थी, क्या वो न्यूज़ 18 इंडिया के पर्दाफाश पर बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने मांग की कि हाथरस में नक्सल कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। बीजेपी राज्यसभा सांसद और हाथरस से जुड़े नेता हमारे साथ हैं हरनाथ सिंह यादव जी। हम उनसे जानते हैं, सर ये बताइए, यूपी पुलिस के एसआईटी की जांच में नक्सल कनेक्शन का खुलासा हुआ है? देखिए, ऐसा है कि देश के अंदर देश को तबाह करने वाली, देश को खंड खंड करने वाली, देश को आग में झोंकने वाली तमाम ताकतें बड़ी सक्रिय हैं, और कोई भी ऐसा अवसर वो नहीं छोड़ते हैं जो कि है देश में तबाही मचे, किसी भी कांड का भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। विदेशी ताकतें भी उसमें मौजूद हैं और देश के अंदर भी तमाम ऐसी शक्तियां हैं जो इस खेल में शामिल हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस देश के जो राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो भी अपने वोट पॉलिटिक्स के कारण से उनके साथ खड़े हैं हर प्रकार से। और ये जो एसआईटी की जांच में जो जैसा आप बता रहे हैं कुछ निकल के आया है, इसकी भी गहराई से जांच होनी चाहिए। दूसरे, उस हाथरस कांड में अनेक प्रश्न खड़े हुए हैं, पीड़िता की ओर से भी और पीड़ित पक्ष की ओर से भी, आरोपी पक्ष की ओर से भी। मेरा ये मत है कि इस पर सही तरीके से जांच होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उसने सुप्रीम कोर्ट को मैं आग्रह किया कि सीबीआई से जांच हो
और उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। सर, नक्सल कनेक्शन को किस तरीके से आप देखते हो? नक्सली महिला वो रह रही थी, जांच इस बात की ओर इशारा कर रही है। देखिए, बहुत गंभीर मामला है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और इसमें अन्य कौन कौन लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, कहां से फंडिंग हो रही है, और जो पॉलिटिकल लोग हैं कहीं उनके तो उसके साथ सूत्र नहीं है, वो तो साजिश के या किसी तरीके से किसी योजना के सम्मिलित नहीं है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से इस वक्त। यानी मनोज, बीजेपी सांसद ये मांग कर रहे हैं कि हाथरस में अगर नक्सल कनेक्शन सामने आ रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और देखिए इसीलिए कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस जल्द ही एमपी पुलिस से संपर्क कर सकती है। क्योंकि घटना का एक दूसरा पहलू ये है कि अगर जबलपुर से एक महिला जाती है और हाथरस में एक घटना होती है, जिस घटना को यूपी की सरकार, यूपी और जैसा कि सांसद कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश है, समाज को तोड़ने की साजिश है, तो अगर ऐसी कोई महिला जबलपुर में रह रही थी तो जाहिर सी बात है कि देश में और भी जगह घटनाएं होंगी। मध्य प्रदेश में जैसे उसी के 2 दिन बाद एक घटना नरसिंहपुर जिले के चिचली में हुई, तो जाहिर तौर पर अगर ऐसी कोई महिला है, इस तरह का कोई नेटवर्क है जो इस तरह के काम करता है कि ऐसी घटना होने के बाद वो किसी न किसी तरह परिवार के बीच पहुंचते हैं, दूर का रिश्ता निकालते हैं, या असली भाभी के साथ जुड़कर एक नकली भाभी का किरदार सामने आता है, और जो कि समाज को बांटने के लिए उस परिवार को भड़काने की भूमिका अदा करता है। तो ये एक इस तरह की जानकारी है कि जिसकी जांच जैसे ही मध्य प्रदेश पुलिस के साथ यूपी पुलिस का संपर्क होगा, एसआईटी और ब्यौरा पेश करेगी, तो जाहिर तौर पर इसकी जांच मध्य प्रदेश की पुलिस भी करेगी, क्योंकि ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में अमित का भी जल्दी से रुक कर लेती हूँ। अमित, आप हाथरस में मौजूद हैं, अभी क्या अपडेट जल्दी से बताइएगा, और परिवार वालों से आपकी बात हुई, क्या बोल रहे हैं वो, कौन है ये नकली भाभी? जी, पीड़ित परिवार से हमारी बातचीत हुई है। पीड़ित परिवार ने साफ साफ ये कह दिया है कि वो इस पूरे मसले पर नहीं बोलेंगे, और उनका साफ साफ ये कहना है कि उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हालांकि ऑफ कैमरा ये जरूर कहा है कि उनको जो है ऑफ कैमरा उन्होंने बोला है कि वो जो भाभी है उनकी दूर की रिश्तेदार है, जिस नकली भाभी की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए किस तरीके से यूपी पुलिस के जवान यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है, पीएससी के जवान यहाँ पर तैनात है। हालांकि इस वक्त हम गाँव के दूसरे छोर पर मौजूद है, एक दूसरा सड़क जो कि दूसरे गाँव से इस गाँव को जोड़ता है, हम उधर तैनात है, और यहाँ भी देखेंगे कि आपको हर तरफ जो है पुलिस के जवान यहाँ पर दिखेंगे। ये जो सड़क है आप देख सकते हैं, ये सड़क दूसरे गांव से इस गांव को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए एसएचओ की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन रोक रही हो हाथरस कांड में इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, एसआईटी की शुरुआती जांच में हाथरस कांड के बहाने राज्य का माहौल खराब करने की साजिश में भीम आर्मी का हाथ होने की जानकारी सामने आई, और शुरुआती जांच में पता लगा कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग में पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार भी जुड़े हुए थे। और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भीम आर्मी के तार भी इस साजिश से क्या जुड़े हुए थे। हाथरस कांड के बहाने राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हाथरस केस की जांच कर रही एसआईटी को जांच में अहम जानकारी मिली है। एसआईटी के मुताबिक हाथरस के बहाने दंगे भड़काने की साजिश में भीम आर्मी भी शामिल है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में यह भी पता चला है कि विदेशों से जो फंड आया था उसमें पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार भी जुड़े हैं। हाथरस केस में दंगे भड़काने की साजिश के बाद योगी सरकार ने एसआईटी जांच की मियाद 10 दिन बढ़ा दी है। एसआईटी की जांच में सुराग लगे हैं कि भीम आर्मी यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भीम आर्मी ने भी हाथरस केस के बहाने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की और जाति हिंसा भड़काने की पूरी प्लानिंग की थी। एसआईटी की जांच में यह भी पता चला है कि विदेश से आई फंडिंग में भी भीम आर्मी शामिल रही है। चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से भी मिल चुके हैं और हाथरस केस में सफदरजंग अस्पताल से लेकर हाथरस तक भीम आर्मी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी कर चुकी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसआईटी की जांच में पता लगा है कि हाथरस कांड के विरोध प्रदर्शन में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद थे। खास बात यह कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी पहचान छिपाई, मतलब वो आम आदमी बनकर विरोध प्रदर्शन कर और भड़का रहे थे। एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि दंगा भड़काने के लिए विदेश से 100 करोड़ की फंडिंग की गई। अब जांच में पता चला है कि 100 करोड़ की फंडिंग में भी पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार जुड़े हुए हैं।
इन सुरागों के आधार पर भीम आर्मी पर एसआईटी का शिकंजा कस सकता है। अब ईडी भी भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद से पूछताछ कर सकती है। हाथरस कांड की आड़ में दंगा करवाने की विदेशों से जुड़ी साजिशों के तार का जैसे ही जांच एजेंसियों को पता चला, वो पूरी हरकत में आ गई और इस सिलसिले में सबसे बड़ी कार्रवाई लखनऊ में बुधवार की रात अंजाम दी गई, जब ईडी ने एक हवाला कारोबारी को धर दबोचा। लखनऊ से हवाला कारोबारी गिरफ्तार। कारोबारी की पहचान राजेश जायसवाल के तौर पर हुई। आरोपी के पास से 1 करोड़ 1 लाख रुपए नकद बरामद, 5,45,000 रुपए की विदेशी मुद्रा भी मिली। इससे पहले भी यूपी सरकार ने इस हाथरस कांड में किसी साजिश की बात कही थी और सरकार की एजेंसियों ने इस बात को महसूस भी कर लिया था कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है और इसके पीछे इनकी मंशा थी कि सरकार की छवि को किसी भी तरीके से खराब की जाए, साथ ही साथ तबाही का एक ऐसा मंजर छोड़ा जाए जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाए। दरअसल यह गिरफ्तारी वाराणसी में 2 सोने के तस्करों के पकड़े जाने के बाद ही मुमकिन हो सकी और वहीं से साजिश के विदेशी तार का सिरा भी जांच एजेंसियों के हाथ लगा। डीआरआई ने वाराणसी से सोने के तस्कर किए गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3 किलो सोना बरामद। सुल्तानपुर निवासी अमित सोनी, शाहिद हुसैन गिरफ्तार। म्यांमार से कोलकाता के रास्ते ले जा रहे थे तस्करी का सोना। इनकी गिरफ्तारी से ही साजिश का सिरा मिला था। जांच एजेंसियों को इस बात का पूरा शक है कि इस हाथरस कांड की आड़ में जो दंगे करवाने की साजिश रची गई थी, उसमें उन लोगों का भी हाथ हो सकता है जो दिल्ली में हुए दंगों में शामिल थे। और यह इत्तेफाक है या फिर साजिश का हिस्सा कि दिल्ली के दंगों में भी पीएफआई का ही कनेक्शन निकलकर सामने आया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस साजिश के बारे में खुलकर कहा। अभी 2017 में कहा था कि ये लोग जो प्रदेश के अंदर 15 वर्षों से शासन कर रहे थे, ये लोग प्रदेश को आखिर कहां ले जा रहे थे। कैराना में व्यापक पलायन, कांधला में व्यापक पलायन, मुजफ्फरनगर का दंगा, और ये दंगा इनकी रग रग में बसाव है। जाति के नाम पर लड़ा करके, शोषण करके, भ्रष्टाचार फैला करके दंगाइयों को कैसे लोग प्रश्रय देते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले होंगे। दरअसल 100 करोड़ की साजिश का एक हिस्सा तो अभी तक जांच एजेंसी को पता चल चुका है, लेकिन इस साजिश के विदेशी तारों ने अब जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। पहले फंडिंग में पीएफआई का नाम था, लेकिन अब भीम आर्मी के तार भी इस साजिश में जुड़े दिख रहे हैं। हाथरस कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। हाथरस मामले में यूपी सरकार के सीबीआई जांच की सिफारिश के ऐलान के बाद सीबीआई का कहना है कि उन्हें अभी तक केस टेक ओवर करने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। यानी अजीत, यहाँ सीबीआई का कहना है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया अभी। देखिए, बिल्कुल जो अभी ये खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड कर दिया गया, लेकिन सीबीआई के सोर्स ये कह रहे हैं कि अभी उनको जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिला। जैसे मिलेगा वो केस को टेक ओवर कर लेंगे। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन जो खबर है यही कि सरकार की तरफ से सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन कर दिया गया, लेकिन अभी डीओपीटी से उनको नोटिफिकेशन नहीं मिला। जैसे ही मिलेगा वो जांच को शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल वहीं हाथरस कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसआईटी ने हाथरस कांड की जांच तेज कर दी और सिलसिले में एसआईटी आज गांव के 40 लोगों से पूछताछ करेगी। एसआईटी 40 लोगों से सवाल जवाब कर मामले का सच खंगालेगी। ये सभी लोग पीड़िता के गांव के ही हैं जिनसे एसआईटी पूछताछ करेगी। अमित जुड़े हुए हैं। अमित, ये कौन से 40 लोग जिनको आज पूछताछ के लिए सामने लाया गया है? सवाल जवाब होंगे और देने होंगे इनको कई सवालों के जवाब। अमित।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था, देर रात जो अंतिम संस्कार हुआ था और साथ में जिस दिन घटना हुई थी यानी 14 सितंबर वाले दिन, घटना वाले दिन जो लोग स्पॉट पे पहुंचे थे और जिस तरीके से पंचायत हुई थी, गांव का एक गुट उसमें शामिल था। तो ये उसमें से 40 लोग हैं जिनसे लगातार एसआईटी पूछताछ करेगी। जो एसआईटी की जो टीम है, जो 3 लोग हैं सदस्य, इसमें तीनों का ने अपना अपना हिस्सा बांट लिया है। सभी एंगल से एसआईटी जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस वक्त मैं गाँव में ही मौजूद हूँ और मैं गांव के लोगों से लगातार टच में हूं, लगातार उनसे बातचीत कर रहा हूं कि एसआईटी की टीम ने किन्हें किन्हें नोटिस किया। तो फिलहाल जो जिनसे भी हमारी बातचीत हो रही है उनका साफ साफ ये कहना है कि उन्हें नहीं पूछताछ के लिए बुलाया। तो फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर आ रही है हाथरस से, सबसे बड़ी खबर हाथरस से, जहां एसआईटी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाली है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एसआईटी की टीम हाथरस में पीड़ित के गांव में घटना वाली जगह जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी और इसके साथ एसआईटी ने गांव के 40 लोगों को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा, जिससे वो घटना वाले दिन की जो हालात है उसको पूरी तरह से समझ सके। हाथरस केस में एसआईटी का बड़ा फैसला, क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी एसआईटी। खेत में घटना वाली जगह जाएगी एसआईटी। एसआईटी मारपीट के हालात की जांच करेगी। हाथरस केस में सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस घटना के क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। चौदह सितंबर से अब तक हाथरस की घटना में इतने पेंच आ चुके हैं कि जांच एजेंसियों को भी मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। एसआईटी का फोकस क्राइम सीन पर यानी घटना के समय के हालात पर है। पहले खबर आई कि गैंगरेप हुआ और जीप काटने का मामला आया, लेकिन पुलिस की जांच असलियत तक नहीं पहुंच पाई। इसी बीच खबर आई कि आरोपी लड़की और एक आरोपी के बीच दोस्ती थी, जिसके बाद एसआईटी पर जांच की असलियत तक पहुंचने का दबाव बढ़ गया। एसआईटी अब तक हाथरस के उस गांव में 6 बार जा चुकी है और पीड़ित परिवार और आरोपियों के परिवार से जुड़े दर्जनों लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन अब उसका असली फोकस खेत में क्राइम सीन वाली जगह पर पहुंचकर इस पूरे मामले को रिक्रिएट करने पर है। घटना वाली जगह पर जाएगी, बयान में दर्ज घटना को रिक्रिएट करेगी, पीड़ित से मारपीट की घटना को जांचेगी, मारपीट के हालात की पड़ताल करेगी, आरोपियों का आमना सामना कराकर हालात को परखेगी, पीड़ित की मां की मौजूदगी की जांच करेगी, घटना के बाद पीड़ित के जाने की हालात जांचेगी। एसआई टीम द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर में पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसमें एसआईटी को पूरी सपोर्ट मिलेगी, लेकिन उसके अंदर में जो सीन को रिक्रिएट किया जाएगा वो पीड़िता के लास्ट डाइंग रिलेशन के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्टेड विटनेसेस के हिसाब से उस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा तो उलझन पैदा हो सकती है। मतलब ये कि 14 सितंबर को घटना वाली जगह पर क्या क्या घटा और उस समय पीड़ित के अलावा वहां मौजूद लोग क्या कर रहे थे, इन सब के बारे में एसआईटी जांच करेगी। और अभी जो पूर्व में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उनकी क्या कंप्लायंस है उसको चेक कर रहा हूँ और जो चीजें कमी पेशी होगी उसको अपडेट किया जा रहा है। मैंने पूर्व में भी बताया था और वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर आके गए हैं और इसको नियमित रूप से देखा जा रहा है, आकस्मिक रूप से भी देखा जा रहा है। एसआईटी ने घटना वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि बीच में आरोपियों की तरफ से एक चिट्ठी सामने आ गई जिसमें पीड़ित के परिवार पर ही मारपीट करने का आरोप लगा दिया गया। हाथरस मामले में एसआईटी को जांच के लिए 10 दिन का समय सीमा और बढ़ा दिया गया है, यानी एसआईटी को 16 अक्टूबर तक अपनी पूरी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपनी है। लिहाजा एसआईटी इस पूरे मामले में नए सिरे से जांच कर लेना चाहती है। एसआईटी इससे पहले घटना के 40 चश्मदीदों से बयान भी करेगी, जिससे कई सारे तथ्य भी सामने आएंगे। इससे पहले एसआईटी को कुछ बड़े अहम सुराग मिलने की बात सामने आ रही है। एक तो ये कि आरोपी और पीड़ित के भाई का सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिला है। दूसरा ये कि परिवार वाले और गांव वालों से जो पूछताछ हुई उससे लगता है कि मामला रंजिश का भी हो सकता है। अभी 40 लोगों से फिर पूछताछ होनी है। अब एक हफ्ते के अंदर एसआईटी को अपनी रिपोर्ट देनी है और हाथरस केस की असलियत सरकार को बतानी है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि ये एसआईटी की जांच से पता चलेगा
कि हकीकत में हाथरस का असली मुजरिम कौन है। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग और मनोज, उसके साथ साथ अमित भी हमारे साथ हाथरस से मौजूद है। सीधे रुख अनुराग का। अनुराग, अब सबसे ज्यादा नजर तो एसआईटी की जो टीम गठित की गई और जब उनकी रिपोर्ट आएगी उस पर होगी, क्योंकि 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मांगा गया था जो दिखा रहा था कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला जरूर है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि शुरू में जो एसआईटी को जांच दी गई थी तो ये माना गया था कि लोकल जो घटना है उसकी जांच करनी है एसआईटी को, किसकी लापरवाही हुई, क्या हुआ, उसकी जांच करनी है एसआईटी को। लेकिन जैसे ही एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की तो जिस तरीके से ये नेटवर्क, जिस तरीके से ये नेक्सस निकल करके आया, नक्सल कनेक्शन निकल करके आया, उसने इस जाँच का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और इसीलिए एसआईटी ने और समय मांगा और उनको एक्स्ट्रा समय दिया भी गया है ताकि वो इस पूरी जो जाँच है इसको पूरा कर सकें और इस पूरे नेक्सस का खुलासा कर सकें। मैं आपको बता दूं, दो महत्वपूर्ण जांच एक साथ कर रही है एसआईटी। एक जिसमें मामले में जितनी भी एम्बिग्विटी है इस पूरे के पूरे मामले में, जो बयानों में एक दूसरे से विरोधाभास है, उनकी जांच कर रही है। उसके लिए सीन को रिक्रिएट कर रही है एसआईटी ताकि सही तथ्यों का पता लगाया जा सके। और दूसरी तरफ नक्सल कनेक्शन जो है, फंडिंग कनेक्शन जो है कि पैसा कहां से आया, नक्सलियों ने किस तरीके से इस पूरे मामले में उकसाने की कोशिश की, क्या उनका मॉडस ऑपरेंडी था, क्या पूरा नेटवर्क था, उसकी तलाश कर रही है एसआईटी। तो ये दो अलग अलग फ्रंट पर एसआईटी काम कर रही है जिसमें कि समय लग सकता है और इसीलिए एक्स्ट्रा समय भी दिया गया एसआईटी को। 16 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करनी है, जैसा अजीत हमको बता रहे थे। 16 तारीख तक बहुत कुछ खुलासा इस पूरे मामले में हो जाएगा और कम से कम एक तस्वीर साफ हो जाएगी कि असली मामला क्या है, उसके तथ्य क्या है। 16 तारीख तक देखिए रिपोर्ट सौंपनी है और इसमें जो एक नया एंगल, नक्सल एंगल सामने आया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको भी खंगालने की कोशिश होगी और ऐसी संभावना है कि बहुत जल्द यूपी पुलिस जो है वो एमपी पुलिस से संपर्क कर सकती है। रहिए आप हमारे साथ मनोज, लौटूंगी मैं सवाल के साथ। हाथरस से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस बीच, हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस आने के बाद सोमवार को पूरा परिवार हाईकोर्ट में पेश होगा। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। परिवार के मुताबिक उनके साथ जिले के डीएम कोर्ट में जाएंगे। पीड़ित परिवार की तरफ से परिवार के 5 सदस्य हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने पेश होंगे। हाथरस मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था। 5 लोग कौन कौन होंगे आपकी तरफ से? मम्मी पापा और दोनों उनके भाई जाएंगे और मैं भी जा सकती हूँ। तो ये किसने कोर्ट ने आपको बुलाया है, किसके कहने पे अदालत जा रही हैं? कोर्ट की तरफ से। कोर्ट की तरफ से कैसे नोटिस आया है। नोटिस आया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। आज महिला सुरक्षा पर गृह विभाग की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में यूपी के सभी 75 जिलों की महिला अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो महिला सुरक्षा पर एक बड़ा अभियान चलाए। मुख्य सचिव गृह के निर्देश पर यूपी के सभी जिलों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। महिला सुरक्षा पर इस मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए खुद निर्देश जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बेटियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। नवसारी में एक आदमी को नाबालिग के रेप में उस आरोप में गिरफ्तार किया गया। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक विदेशी महिला के रेप का मामला सामने आया। बिहार के सुपौल में भी एक लड़की के रेप का मामला सामने आया। वहीं हरियाणा के सोहना में रेप के बाद पीड़ित का वीडियो बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ये घटनाएं जो है देखिए थम नहीं रही है। अलग अलग जगहों से हर रोज ये नई घटनाएं सामने आती हैं जो दिखाती हैं कि कुछ ऐसा तय करना पड़ेगा ताकि ये जो गुनाह होता है, ये जो अपराध है, उसे रोका जा सके। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हाथरस कांड से जुड़ी हुई। हाथरस कांड में बड़ा पर्दाफाश होने के बाद अब पुलिस को नकली भाभी की तलाश है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है और आरोप ये कि ये संदिग्ध महिला पीड़ित को की भाभी बनकर उसके घर में रह रही थी, जिस पर पीड़ित परिवार को भड़काने का आरोप है और इसीलिए अब जांच इस दिशा में बढ़ रही है अजीत, और जल्द ही गिरफ्तारी की कोशिश यूपी पुलिस की होगी ताकि जल्दी से इसको पकड़कर जो कनेक्शन है जो इससे जुड़े हुए थे उससे खंगाला जा सके।
देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती भी होगी पुलिस के लिए इस महिला की गिरफ्तारी के लिए अर्पिता, क्योंकि ये वो तार है जो बहुत कुछ साफ कर देगा, पूरे मामले का पर्दाफाश कर देगा। कई सारी तस्वीरें, फोटोज उसके वायरल हो रहे हैं उसके घर के अंदर के, तो निश्चित तौर पर एसआईटी इसी दिशा में काम करे। चूंकि 3 अफसर उसके हैं, 3 टीमें बनाकर काम किया जा रहा है। एमपी पुलिस से संपर्क भी किया जाएगा। हमारी बड़े अफसरों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम हर उस कनेक्शन को तलाश कर रहे हैं जो हमें मिल रहा है। यानी एसआईटी की पूछताछ में बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए जिसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि इस महिला का बड़ा कनेक्शन है, पीएचडी होल्डर है, पढ़ी लिखी है, शार्प है, नाम के आगे डॉक्टर लिखती है। और आसपास के इलाके में जिस तरह मनोज बता रहे थे, कोई भी बड़ी घटना होती है तो लोग इसको भुनाने की कोशिश करते हैं, तो यहां भी वही हुआ। इसीलिए एसआईटी अब 40 लोगों से पूछताछ करेगी, क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी और अब उस महिला और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी लगातार काम कर रही है। कॉल डिटेल्स से लेकर उसकी फोटो, उसके वीडियोज पर काम चल रहा है। यानी देखिए प्राथमिकता भी इस बात की कि जल्द से जल्द ये जो नकली भाभी बनकर 16 से 22 सितंबर तक उस घर में रह रही थी, आखिरकार वो कौन थी, इसी पर अभी जांच आगे बढ़ रही है। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।